So, good evening, everyone. Now we will begin the UPPSC Dental Exam 2019 का Part 2 का discussion. So, we'll be talking from questions 76 to 150 now. So, let us begin. Now, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो था मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन ऑफ द कॉन्डाइल इज इन विच डायरेक्शन। तो देखिए कॉन्डाइल का हम बता दें, ऑलवेज जब डिसलोकेशन सबसे कॉमनली होता है बिकॉज ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क, इट इज ऑलवेज इन द एंटीरियर डायरेक्शन। अगर आपसे ये दो मैट्रिक्स में पूछेंगे तो एंटेरोमीडियल डायरेक्शन। जनरली लेटरल डायरेक्शन, पोस्टीरियर डायरेक्शन में डिसलोकेशन इज वेरी रेयर। एंड ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क का प्लेसमेंट। अदर देन दैट ड्यू टू फंक्शनल लोडिंग एंड ऑल्सो क्योंकि स्ट्रेस वहीं पे कॉन्सेंट्रेट होता है, ये डिसलोकेशन बहुत कॉमन रहता है स्पेसिफिकली इन डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेस ऑफ द टीएमजे। नाउ one canal is leaving the chamber and it is dividing into two separate distinct canals। तो ये बात ध्यान से समझिए, एक कैनाल निकली थी बट दो कैनाल्स में डिवाइड कर रही है। तो वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि ये कौन सी टाइप की कैनाल हो सकती है। तो सबसे पहले वी शुड नो द क्लासिफिकेशन दे आर स्पीकिंग अबाउट। सी ऑप्शंस देख के ये दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये वीन क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है या वर्टूची क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। सो विल जस्ट हैव अ लुक at the second slide, and here you can see very clearly how it is going to be. So this is veins configuration, एंड अगर आप देख सकते हैं जो वेन्स कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है उसमें रहता है कि जो टाइप वन जो आपकी कैनाल रहती है वो वन सिंगल कैनाल है जो वन में ही खत्म हो जाती है। टाइप टू इज व्हेन टू कैनाल्स आर कन्वर्जिंग इनटू वन। देन third type is two canals are converging and rather diverging into two canals, and the last one is that you have one canal but it is diverging into two canals। सो क्योंकि हमारे ऑप्शंस में टाइप वन से फोर ही पूछा है, यही पैरेलल अगर आप क्लासिफिकेशन वर्टूची में देखेंगे सेम, दैट एक कैनाल दो कैनाल्स में स्प्लिट हो गई। एक कैनाल जो ओरिजिनली एक कैनाल थी दो कैनाल्स में डाइवर्ज होके स्प्लिट हो गई, वो वर्टूची का टाइप फोर है। आई एम सॉरी, टाइप फाइव है वर्टूची का, बट वेन्स क्लासिफिकेशन का टाइप फोर है। दिस ऑटोमेटिकली मेक्स आर आंसर डी, दैट ये वेन्स क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे थे कि ऐसी क्या क्लासिफिकेशन होती है जिसमें एक सिंगल कैनाल दो में बाइफरकेट या डाइवर्ज करेगी। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज वन कैनाल विल डिवाइड इनटू टू। एंड ये एंडोडोंटिक डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is required for maturation? ऐसी एक कंपोनेंट जो सीमेंटोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड इवन फाइब्रोब्लास्ट तीनों के मेच्योरेशन में, ध्यान से सुनिए, मेच्योरेशन में कौन इंप्लीकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑस्टियोजेनिन। ऑस्टियोजेनिन एक प्रोटीन है, बीएमपी बोन मोर्फोजेनिक प्रोटीन है, जो डिफरेंशिएशन ऑफ मीसेनकाइमल सेल्स करवाता है, उनको मेच्योर भी करवाता है। यानी ये जो मीसेनकाइमल सेल्स है ये तीन टाइप के सेल्स में डाइवर्ज करते हैं, तीन टाइप के सेल्स फॉर्म करते हैं, दैट इज योर ऑस्टियोब्लास्ट, योर सीमेंटोब्लास्ट एंड योर फाइब्रोब्लास्ट। सो सीमेंटोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट ये तीन आपके टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनके एंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिफरेंशिएशन ऑफ ऑस्टियोजेनिन एंड मेच्योरेशन। नेक्स्ट वी हैव ऑस्टियोपोंटिन। ऑस्टियोपोंटिन जो ऑप्शंस में था ये मेच्योर ऑस्टियोब्लास्ट्स का प्रोडक्ट है। ऑस्टियोपोंटिन इज द प्रोडक्ट ऑफ मेच्योर ऑस्टियोब्लास्ट्स। इनने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, देखते हैं फिर से एक और बार। इनने हमसे पूछा था मेच्योरेशन के लिए क्या जरूरत है। सो याद रखना ऑस्टियोपोंटिन काफी टेस्ट सीरीज में ये भी आंसर दिया गया है, ये ऑस्टियोब्लास्ट का एक मेच्योर प्रोडक्ट है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि सीमेंटोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट को कौन मेच्योर होके बना सकता है। सो एंड द थर्ड ऑप्शन इज ऑस्टियोकैल्सिन। ये एक्चुअली मेच्योरेशन में नहीं पार्ट लेता है, ये लेट स्टेज ऑफ मिनरलाइजेशन में रहता है। ऑस्टियोकैल्सिन इज इम्प्लीकेटेड इन लेट स्टेज ऑफ मिनरलाइजेशन। सो ये प्लीज कॉन्सेप्ट हम क्लियर रखेंगे।
नेक्स्ट दे आस्क्ड दैट डीकैल्सिफाइड फ्रीज ड्राइड बोन ग्राफ्ट किस टाइप का बोन ग्राफ्ट है। तो डीकैल्सिफाइड ये हम पढ़ते हैं पेरियो में, ये एक प्रकार के एलोग्राफ्ट्स रहते हैं जो बेसिकली सेम स्पीशीज जनरली कैडेवर्स से लिया जाता है बट डिफरेंट इंडिविजुअल, समबडी हु इज नॉट अस, अगर हमसे ही लेंगे उसको ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं, अगर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं तो उसको जीनोग्राफ्ट बोलते हैं। Allograft is generally taken from a human cadaver, so the species is the same but a different individual. So decalcification से bones, sorry, minerals remove हो जाती हैं, बस organic matrix स्टेबल रहता है। तो ये पेरियो एंड इम्प्लांट सर्जरीज में यूज किया जाता है। नाउ द टंग, टंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच आर्चेस। तो अगर हम जानते हैं टंग को वी कैन ऑलवेज डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज योर इंटीरियर टू थर्ड, आफ्टर दैट circumvallate papilla sulcus terminalis comes, फिर posterior one third and posterior most। तो anterior टू थर्ड को जनरली फर्स्ट आर्च लिंगुअल स्वेलिंग्स के द्वारा बनता है। जो आपका पोस्टीरियर वन थर्ड जो रहता है दैट इज मेड फ्रॉम द third arch, the hypobrachial eminence and the tuberculum impar. And finally, the posterior most forms from the fourth brachial arch। इसी के कारण एंटीरियर टू थर्ड की नर्व सप्लाई लिंगुअल नर्व कॉर्डा टिम्पैनी रहती है। पोस्टीरियर वन थर्ड की ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो थर्ड आर्च की नर्व है, and because it is coming from the fourth arch, posterior most is from the fourth arch, some vagoaccessory complex is also there involved, and यही लिखा गया है। नाउ विच प्लैनेट, ये अब हमारा जीके का क्वेश्चन आ जाता है, विच प्लैनेट इज द सेकेंड लार्जेस्ट अमंग द ग्रैंड प्लैनेट्स। तो ग्रैंड प्लैनेट्स में सैटर्न हमारा सेकेंड लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट इज जुपिटर। एंड सैटर्न के बारे में यू शुड नो दैट सैटर्न इज वेरी डिस्टिंक्टिव बिकॉज ऑफ द रिंग इट पोजेसेस। देन एक ऐसा क्रॉप जो बोथ फाइबर भी देता है एंड ऑयल भी देता है, सो वी ऑल नो अबाउट अलसी विच इज लिंसीड, ऑप्शन बी। इसमें ऑयल रहता है एंड फाइबर कंटेंट भी बहुत ज्यादा रहता है, ये एक डुअल पर्पस क्रॉप है एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में इट इज नाउ अ सुपर क्रॉप। ओके, नेक्स्ट ने पूछा है ये जो कैम्बेल लाइंस होती हैं कौन से टाइप के एक्सरे में दिखती हैं। सो कैम्बेल लाइंस हमें पता है हमारे वाटर्स व्यू में दिखती हैं, दैट इज ऑप्शन डी, ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू। कैम्बेल लाइन की जो लास्ट लाइन रहती है उसको ट्रैपनल लाइन बोलते हैं अलोंग योर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। ये वाटर्स प्रोजेक्शन में दिखती है एंड वाटर्स प्रोजेक्शन इज बेसिकली फॉर व्यूइंग योर साइनसेस एक्सेट्रा, एंड ऑर्बिटल रिम कॉन्टूर वगैरह भी इसमें अच्छे से रिप्रेजेंटेड रहता है। नेक्स्ट, क्योंकि अगेन ये 2018-19 का पेपर था, इसमें पूछा गया था कि आईसीसी 2018 में विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओडीआई किनको मिला था। सो स्मृति मंदाना हु स्टिल प्लेइंग वेरी वेल, शी अगेन द होल टीम डिड वेरी वेल दिस ईयर, सो प्लीज कीप दो स्टैट्स इन पॉइंट। स्मृति मंदाना बैक इन 2018 वन विमेन्स क्रिकेटर ईयर्स अवार्ड एंड ऑल्सो विमेन्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, नेक्स्ट पूछा गया है कि मैक्सिलरी टोरस जो रहता है जनरली सेंट्रल लाइन ऑफ पैलेट में रहता है, इनको कैसे रिमूव किया जाता है। देखिए अगर आप पुरानी बुक्स देखेंगे जनरली उसमें लिखा है कि चिजल एंड मैलेट से रिमूव किया जाता है मैक्सिलरी टोरस। ये ऐसा क्यों लिखते थे चिजल एंड मैलेट से, बिकॉज इट इज जनरली लार्जर इन साइज, तो उसको एक साथ एन ब्लॉक मास निकाला जाता था। बट नाउ अ डेज विद द कन्वेंशनल रोटरी इतना ईज हो गया है आजकल, एवरीथिंग वी प्रिफर टू डू इट विद बर्ड्स, बिकॉज आपके जो बोन बर्ड्स रहते हैं उसे हम छोटे छोटे पीसेस से, उसी टॉरस को छोटे छोटे पीसेस में हम तोड़ देते हैं एंड देन वी कैन टेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोटोम विच वी नो इट इज अ बाय बेवेल्ड इंस्ट्रूमेंट। सो याद रखिएगा अगर कन्वेंशनल ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कन्वेंशनल स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, देन दे मे से दैट यू नो chisel and mallet is a better answer, but of late practically burr and osteotome, because of controlled bone removal you can cut it with small pieces initially, later you can file it uh, by a filer, bone filer, तो like the recent answer would be burr and osteotome। ओके, क्रेनियल नर्व विच इज इन्वॉल्व इन रैमजे हंट सिंड्रोम, हम जानते हैं ये फेशियल नर्व से रिलेटेड रहता है एंड ये वार्सेला जोस्टर वायरस के रिएक्टिवेशन के कारण होता है। एंड जनरली आपका रैमजे हंट जो सिंड्रोम होता है उसमें बेसिकली फेशियल पैरालिसिस रहता है, लॉट ऑफ वेसिकल्स अराउंड द ईयर ट्रैक्ट वगैरह आते हैं।
ओके। अब ये पूछ रहा है कि जो हमारा एपाइकल रीजन रहता है उसमें कौन से टाइप के बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहती है। सो याद रखिएगा, एज वी गो डीपर इन आर ओरल स्पेक्ट्रम माइक्रोफ्लोरा इट बिकम्स मोर ग्राम नेगेटिव एंड इट इज मोर ऑफ ग्राम नेगेटिव रॉड्स विच आर डिफिकल्ट टू गेट rid ऑफ। ऑल्सो जितना हम डीपर जाते हैं इट बिकम्स मोर एनारोबिक इन नेचर। तो ये डीप पेरियोडोंटल एनवायरमेंट के बारे में बताता है। ऊपर ऊपर एवरीथिंग इज ग्राम पॉजिटिव, इट इज एरोबिक, easier to eliminate. But once you go deeper into the microflora, it becomes more pathogenic. नेक्स्ट पूछा गया है कि जो क्लेफ्ट लिप सर्जरी है कौन सी एज में की जाती है। तो देखिए क्लेफ्ट लिप में वी फॉलो द रूल्स ऑफ टेंस के हम 10 वीक्स में करेंगे। देन द नेक्स्ट रूल विच दे यूज इज दैट 10 होना चाहिए है बच्चे का हेमोग्लोबिन मिनिमम। अदर देन दैट उसका वेट भी 10 पाउंड्स, मतलब मिनिमम अराउंड 4.55 kg होना चाहिए। एंड वंस द रूल ऑफ टेंस इज फॉलोड, दैट इज व्हेन वी कैन से कि सफिशिएंट हीलिंग टाइम वगैरह आराम से हीलिंग होगी बच्चे की। ओके, ट्रेन नंबर 18 का इनने न्यू नेम पूछा है जो हम जानते हैं। ट्रेन नंबर 18 हैज बीन रीनेम्ड एज वंदे भारत एक्सप्रेस विच इज इंडियाज सेमी हाई स्पीड ट्रेन। इट इज क्वाइट अ रिमार्केबल ट्रेन, मॉडर्न रेलवे टेक्नोलॉजी इन इंडिया की ये निशानी है। नेक्स्ट, टैंडम ट्रैक्शन फेस मास्क करके एक चीज रहती है, टैंडम ट्रैक्शन फेस मास्क। सो दे हैव आस्क्ड कि जो टैंडम ट्रैक्शन फेस मास्क रहते हैं व्हाट विल दे ट्रीट। सो देखिए टैंडम फेस मास्क जो रहते हैं दे बेसिकली ट्रीट क्लास 3 मैलोक्लूजन। दे ट्रीट क्लास 3 मैलोक्लूजन। एग्जैक्टली हाउ डू टैंडम ट्रैक्शन फेस मास्क वर्क? बेसिकली इनको आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, how it was before, how it is after. They ensure that your maxilla will be pulled फॉरवर्ड। ये बच्चों में दिया जाता है, ग्रोइंग पेशेंट्स में दिया जाता है। मायोफंक्शनल जो फोर्सेस रहती हैं वो यूज की जाती हैं जिससे क्लास 3 को ठीक किया जाता है। बट क्लास 3 को कैसे ठीक किया जाएगा? मैक्सिला को एडवांस किया जाएगा। सो ट्रैक्शन फेस मास्क है ये। ट्रैक्शन, दे विल बी पुलिंग, दे आर आइडियल फॉर क्लास 3 मैलोक्लूजन। एंड एज आई सेड ग्रोइंग बच्चे, मिक्स डेंटिशन वाले बच्चे 7 to 10 ईयर्स के बच्चों में इनको ये यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, मोजाम्बिक का जो ओशन करंट रहता है, दे आस्क कि ये ओशन करंट विल फ्लो इन विच ओशन। सो दिस विल फ्लो इन इंडियन ओशन and this warm current moves along the Mozambique channel and it flows southward. Now, next they have asked which of the following is not, again, not पे please ध्यान कीजिए, it is not a direct cause of atrial fibrillation. So let's see. First is hyperthyroidism. तो क्या हाइपरथायरॉयडिज्म एक कॉज है एट्रियल फिब्रिलेशन का? देन यस, डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि जो थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं वो हार्ट के रिदम पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। दे हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हार्ट एंड द स्ट्रक्चर्स। सो यस, ड्यू टू hyperthyroidism atrial fibrillation can occur. Diabetes. Now diabetes directly cannot cause atrial fibrillation. Yes, डायबिटीज क्या करती है? कोरमॉर्बिडिटी है, ऑल ओवर वीकनेस करती है। इट कैन लीड, क्योंकि ये जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको वीक कर रही है टाइम के साथ, बट इट इज नॉट अ डायरेक्ट कॉज। वेर इज चेस्ट इन्फेक्शन देखिए, फॉर एग्जाम्पल निमोनिया। अगर निमोनिया होता है स्पेशली ऐसे लोगों में जो ओल्डर हैं या ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो निमोनिया के कारण इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इन्फ्लेमेशन में हाइपोक्सिया एंड हेमोडायनेमिक चेंजेस हो सकते हैं जिसके कारण yes, atrial fibrillation is possible. Then next we have pulmonary embolism. Yes, pulmonary embolism is definitely an acute cause. It is a reversible cause. क्यों? क्योंकि जो आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है ये राइट वेंट्रिकुलर आफ्टर लोड को बढ़ा देता है जिसके कारण एट्रियल फिब्रिलेशन होने के चांसेस, संभावना ज्यादा हो जाती है। एंड बेसिकली पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या करेगा? स्ट्रेस बढ़ाएगा आपके हार्ट पे, वेंट्रिकुलर ओवरलोड बढ़ाएगा। तो यस, AF कैन अकर। सो द बेस्ट आंसर वी हैव हेयर इज डायबिटीज, जो डायरेक्ट कॉज नहीं है। डायबिटीज यस, ओवरऑल कार्डियक रिस्क तो जरूर ऊपर करेगा, बहुत डेंजरस डिजीज है, बट नो इट इज नॉट डायरेक्टली कॉजिंग एट्रियल फिब्रिलेशन। नाउ फील्ड ब्लॉक जो रहता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, LA का कहाँ डिपॉजिट किया जाता है? तो ये लार्ज ब्रांच ऑफ पेरिफेरल नर्व के पास डिपॉजिट किया जाता है।
मेन ट्रंक या स्मॉल एंडिंग्स में नहीं, जो आपकी पेरिफेरल नर्व की लार्जेस्ट ब्रांच है वहां पे किया जाता है। बेस्ट मटेरियल फॉर ड्यूप्लीकेटिंग कास्ट, अगेन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगार अगार ड्यूप्लीकेटिंग के लिए सबसे बढ़िया रहता है, रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड रहता है, इसकी थर्मो रिवर्सिबल प्रॉपर्टीज रहती हैं, एंड जो सरफेस डिटेल्स है, डिटेल रिप्रोडक्शन अगार अगार की बहुत सुपीरियर है। नाउ नेक्स्ट दे आस्क कि जो 4' स्पॉट्स रहते हैं, which of these options are correct? So this question again could have been framed much better. First इनने ऑप्शन लिखा है कि they are fat tissues in buccal mucosa. So see, they are not exactly fat tissues, they are actually sebaceous glands. Sebaceous glands हैं जिन जो बकल म्यूकोजा में रहते हैं। रेड स्पॉट्स नहीं होते हैं टेक्निकली, इन्फ्लेम हो तो शायद रेड हो सकते हैं, बट जनरली दे आर लाइक व्हाइटिश, दे आर येलोइश। एंड जो थर्ड ऑप्शन है, दे आर ऑन द चीक म्यूकोजा लेटरल टू द एंगल ऑफ माउथ, अंदर बकल म्यूकोजा में लेटरल टू एंगल ऑफ माउथ रहते हैं। तो देखिए, अगर एक ऑप्शन ही चूज करना था, वी कुड हैव गॉन फॉर सी। Now, the first two options are not absolutely correct, but they're not absolutely incorrect also. Again, this type of question, it really depends on which books they are referring to, what is their standard of reference. So थोड़ा सा ये diabolical हो जाता है, but मैंने आपको correct concept समझा दिया है कि ये ऐसे spots हैं, yellow spots रहते हैं, red very rare होते हैं, लेटरल टू द एंगल ऑफ माउथ रहते हैं, एंड ये फैट टिश्यू नहीं है, दिस इज एक्चुअली सेबेशियस ग्लैंड्स इन द बकल म्यूकोजा। नाउ वर्टिकल बोन लॉस जो रहता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? तो वर्टिकल बोन लॉस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इंफ्राबोनी पॉकेट, विद इंफ्राबोनी पॉकेट, क्योंकि सुप्राबोनी पॉकेट्स जो रहती हैं वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल बोन लॉस दिखाती है, वर्टिकल बोन लॉस नहीं दिखाती है, एंड ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन हो जाता है पेरियो में डायग्नोसिस करने के लिए। नेक्स्ट इनने पूछा कि जो रॉट वायर क्लैस्प्स होते हैं, मिनिमम अंडरकट कितना रिक्वायर्ड होता है? तो सेफली हम 0 से 0.02 इंच हमारा अंडरकट रहता है। इतना अंडरकट क्यों रहना चाहिए रॉट वायर क्लास में? बिकॉज वी डोंट वांट टू इंड्यूस दैट एबटमेंट टूथ टू टू मच टॉर्क। हम नहीं चाहते हमारे एबटमेंट टूथ पे बहुत ज्यादा टॉर्क, अनडिजायरेबल टॉर्क लगे। एंड जो हमारी रिटेंटिव आर्म रहती है, ये रॉट वायर में काफी लंबी रहती है, 8 mm की रिटेंटिव आर्म रहती है। बट अभी हम अपने लेवल पे इतना याद करेंगे कि रॉट वायर क्लास में अंडरकट 0.02 इंच यूज किया जाता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया रहती है, टॉर्क, अननेसेसरी अनडिजायरेबल फोर्सेस नहीं लगते हैं, रिटेंशन भी बढ़िया रहेगा। बट याद रखिएगा, जो रिटेंटिव आर्म है वो लंबा होना चाहिए रॉट वायर क्लास में। ओके, नेक्स्ट इन्हें पूछा कि यूपी डिस्ट्रिक्ट जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से हमारा आंसर इज प्रयागराज, विच इज इलाहाबाद, इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ये मेजर सिटी है, हम जानते हैं, जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स रहता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सेंटर है। नेक्स्ट दे आस्क्ड कि जो ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एचआईवी होते हैं क्या होते हैं? तो यस, ओरल कैंडिडियासिस, लीनियर जिंजाइवल एरिथीमा, ये सारे के सारे फीचर्स हैं एचआईवी इन्फेक्शन के। यस, ओरल कैंडिडियासिस, लीनियर जिंजाइवल erythema, both are features of HIV, which we know is again a very dilapidating disease. नेक्स्ट, रॉलट एक्ट, अगेन इनने इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इंडिपेंडेंस जो हमारा मूवमेंट है, 3-4 क्वेश्चन इसी पेपर में रिपीट हो गए हैं, सो प्लीज पे अटेंशन टू दोज कॉन्सेप्ट्स। रॉलट एक्ट वाज एक्चुअली पास्ड इन 1919 एंड दिस sparked Indian independence movement protests all over. It allowed preventive detention, that's why it was very important. नेक्स्ट, जब हम पेरियोडोंटल पॉकेट को प्रोब करते हैं तो शैंक को किस चीज के साथ अलाइन करते हैं? सो वी ऑल नो दैट शैंक को हम टूथ सरफेस के अलोंग, पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द टूथ अलाइन करते हैं। इससे क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट आपकी पॉकेट डेप्थ मेजरमेंट आती है, एंड ये पेरियो प्रोसीजर्स में स्टैंडर्ड है दैट इट शुड बी पैरेलल, द शैंक शुड बी पैरेलल टू द टूथ एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है कि एल्वियोलाइटिस सिक्का डोलोरोसा इज नोन एज, तो हम जानते हैं दिस इज अनदर टर्म फॉर ड्राई सॉकेट, जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन के बाद हो सकता है ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड क्लॉट, एंड ये बेसिकली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन रहती है, जनरली 3rd डे में प्रेजेंट करती है आफ्टर द ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन। लॉन्ग ड्यूरेशन एनेस्थीसिया, इन सारे ऑप्शंस में से किसके
बाद प्रेजेंट हो सकता है। तो जो ऑप्शन डी है हमारा 0.5% ब्यूपीविकेन के कारण लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया हो सकता है, बिकॉज वैसे भी ब्यूपीविकेन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इट इज मच लॉन्गर देन मेपिविकेन और लीडोकेन। बोलते हैं कि जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 2 to 10 आवर्स के रेंज पे रहता है। यू कैन से 4 to 6 आवर्स ऑन एन एवरेज, विच इज मच मोर देन लिग्नोकेन एंड ऑल्सो योर मेपिविकेन। नाउ ये बोल रहा है ऐसा बिवेल कौन सा होता है जिसमें सारी डेंटिनल एंड सारी एनामल वॉल निकाली जाती है। सो फॉर दिस लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। सबसे पहला जो हमारा बिवेल रहता है कॉन्स में जो हम पढ़ते हैं, इट इज पार्शियल बिवेल, उसमें थोड़ा सा एनामल निकालते हैं, नॉट द फुल एनामल सरफेस, जस्ट अ लिटिल बिट। शॉर्ट बिवेल में कंप्लीट एनामल को बिवेल किया जाता है, एनामल सरफेस को। लॉन्ग बिवेल में अगेन कंप्लीट एनामल, सम पार्ट ऑफ डेंटिन। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज फुल बेवल, जिसमें टोटल एनामल एंड टोटल डेंटिन पूरा का पूरा बेवल किया जाता है। एंड इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि ऑल डेंटिनल एंड ऑल एनामल वॉल, तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर बिकम्स फुल बेवल। इट्स नॉट लॉन्ग बेवल, इट्स नॉट शॉर्ट बेवल, इट्स नॉट पार्शियल, इट इज फुल बेवल। प्लीज ये ऑर्डर याद रखिएगा, कीप दिस डायग्राम इन योर माइंड। फुल बेवल में सारी वॉल्स इन्वॉल्व होंगी, पूरा एंटायर प्रिपरेशन एंड कंप्लीट टूथ प्रिपरेशन कवरेज दिया जाता है। नाउ एक ऐसा एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग जो हेपेटाइटिस कॉज नहीं करता है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो हमारे फर्स्ट 4 प्राइमरी लाइन जो रहती है आपकी एंटी टीबी ड्रग थेरेपी की, जिसको हम हर्ज लिखते हैं, एच से आइसोनियाजिड, आर से रिफैम्पिसिन, जेड से पायरेंजिनामाइड एंड ई से इथैम्ब्यूटॉल में, you must have always read that anti-TB drugs really cause hepatitis. There is just one drug in the first line drugs, which is ethambutol. Ethambutol is less hepatotoxic. It is rather a little bit of nephrotoxic, if you will. हेपाटोटॉक्सिक कम रहता है ये, तो याद रखिएगा हमारा आंसर इसका इथैम्ब्यूटॉल हो जाता है। बट इथैम्ब्यूटॉल इट इज नोन फॉर कॉजिंग optic damage. It does not really cause hepatitis, but ये optic neuropathy cause करता है, optic damage करता है जो हमारा इथैम्ब्यूटॉल रहता है, unlike isoniazid, rifampicin और pyrazinamide. Now, precursor of testosterone, ऑप्शन डी है इसका आंसर, दैट इज प्रीगिनोलोन, जो एक टेस्टोस्टेरॉन प्रिकर्सर रहता है। ये स्टेरॉयड पाथवे में एक फर्स्ट स्टेरॉयड जो था यही रहता है, एंड इट इज डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बेस्ड रहता है। Now, what exactly are craze lines? So, craze lines superficial lines रहती है जो बस enamel में रहती हैं, superficial cracks only in the enamel, याद रखिएगा। craze lines don't extend to dentine and generally it's just a cosmetic concern. Functionally कुछ इतना comorbidity नहीं है। Okay. वेवलेंथ ऑफ ई आर याग लेजर जो रहता है पेरियो सर्जरी में, सो पेरियो में वी हैव टू लर्न द वेवलेंथ ऑफ various lasers which are used in perio surgeries. So I'll be showing you this chart. This is how you can remember the laser wavelengths. हमें क्या क्या याद रखना है, देखिए अभी हमें पूछा गया है ई आर याग विच इज अर्बियम एंड वाईएजी जो आपका लेजर रहता है, इसका जो वेवलेंथ है इट इज 2940 नैनोमीटर। दिस एग्जैक्ट वैल्यू यू नीड टू रिमेंबर। सो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच इज 2940 फॉर ई आर याग। देन यू हैव ई आर वाई एस जी जी, दिस इज अनदर लेजर, इसका 2780 नैनोमीटर रहता है। देन एन डी वाई ए जी भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दिस इज 1064 नैनोमीटर। यू कैन पॉज ऑन दिस स्लाइड। आपका CO2, जितने भी ये जो एब्लेटिंग जो लेजर्स हैं इनके बारे में, इनका वेवलेंथ मल्टीपल टाइम्स इनकी वेवलेंथ एग्जैक्ट वर्बैटम वैल्यू पूछी गई है। एंड ये इंफ्रारेड वेवलेंथ ये क्यों हमें जाननी जरूरी है, बहुत वर्सेटाइल लेजर्स रहते हैं सर्जिकल एप्लीकेशन के लिए। एंड ये जो ERYG लेजर रहता है ये दोनों हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू अब्लेशन के लिए यूज किया जाता है, देयरफॉर इट इज वेरी वेरी एडवांटेजेस इन पेरियो सर्जरी। नेक्स्ट इनने पूछा कि बिरबेक ग्रैन्यूल्स किस में प्रेजेंट रहते हैं, तो देखिए बिरबेक ग्रैन्यूल्स आपके लैंगरहैंस सेल्स में रहते हैं। अगेन ये भी पेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। एंड ये जो लैंगरहैंस सेल्स रहते हैं इनका इम्यून फंक्शन रहता है। एंड ये जो बिरबेक ग्रैन्यूल्स हैं ये ऑर्गेनली रहते हैं, बेसिकली लैंगरहैंस सेल्स में रॉड शेप्ड ऑर्गेनलीज रहते हैं। नाउ
नेक्स्ट इनने पूछा इन सारे बायोमोलिक्यूल्स में से विच वन इज अ प्रोटीन। सो अगर हम सारे मॉलिक्यूल्स देखेंगे, देखो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ प्रोटीन, ग्लाइकोजन इज नॉट अ प्रोटीन, नाउ इट इज बिटवीन काइटिन एंड केराटिन, सो व्हाट डू यू थिंक विल बी द आंसर? द आंसर इज केराटिन। केराटिन इज अ प्रोटीन। एक्चुअली काइटिन इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, glycogen is a carbohydrate, cholesterol is a lipid. So this is how you can come to the conclusion. Now, WHO index on fluorosis is based on, तो ये भी अगेन एक क्लासिक क्वेश्चन, हम जानते हैं कि डीन्स फ्लोरोसिस इंडेक्स से ही WHO इंडेक्स आया था, एंड बेसिकली दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर फ्लोरोसिस क्लासिफिकेशन, जो सिवियरिटी एंड एक्सटेंट ऑफ फ्लोरोसिस बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज? तो देखिए डायबिटीज में दो टाइप की कॉम्प्लिकेशंस रहती है, मैक्रोवैस्कुलर एंड माइक्रोवैस्कुलर। मैक्रोवैस्कुलर में इश्कीमिया वगैरह रहता है, TIAs, वेर इज माइक्रोवैस्कुलर में यू हैव रेटिनोपैथी, you have nephropathy, kidney problems, you have neuropathy also, you have microvascular diseases, and yes, altered wound healing is a trademark in diabetes. But let's look at option number D, jaundice. So no, jaundice honestly is not a complication of diabetes. Jaundice actually talks about your liver diseases, whereas neuropathy, retinopathy, nephropathy, poor wound healing, they're the trademarks of diabetes mellitus. सिस्टमिक एलए टॉक्सिसिटी विल प्रेजेंट एज, तो हमने ये बात बहुत बार फाइनल ईयर में पढ़ी थी कि जब एलए की टॉक्सिसिटी हो रही होती है, सबसे पहले हमेशा स्टिमुलेशन होगा, उसके बाद डिप्रेशन होगा। तो स्टिमुलेशन, ब्रेन का स्टिमुलेशन इज बेस्ट नोन एज कन्वल्शन, पहले कन्वल्जन्स होंगे, सीजर अटैक्स होंगे, उसके बाद इवेंचुअली डिप्रेशन होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, विच कैन ऑल्सो बी फेटल। तो याद रखिएगा, इनिशियली एक्साइटेशन रहता है, कन्वर्जन्स होंगे, उसके बाद CNS डिप्रेशन पूरा फॉल डाउन होता है, CNS डिप्रेशन रहता है। मैक्रोग्लॉसिया इज एसोसिएटेड विथ, तो मैक्रोग्लॉसिया इन सारे ऑप्शंस में ऑप्शन डी हर्लर सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड रहता है। इसके अलावा मैक्रोग्लॉसिया डाउन सिंड्रोम में हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकता है, एमाइलोडोसिस में हो सकता है, देन देर आर अगेन लॉट ऑफ डिजीजेस, सम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स में हो सकता है। ब्रदर हर्लर्स डिजीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें म्यूकोपोलीसैक्राइडोसिस टाइप 1 के कारण होता है। इसके अलावा आपका मैक्रोग्लॉसिया कैन ऑल्सो अकर इन एक्रोमेगाली, and there are a lot of, again, lot of causes of macroglossia, lot of symptoms, Beckwith-Wiedemann syndrome very important, Beckwith-Wiedemann baby make syndrome रहता है, कैरेक्टरिस्टिक उनका विस्रोमेगैली मैक्रोग्लॉसिया रहता है। सो ओवर द टॉप ऑफ माय हेड मैक्रोग्लॉसिया के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसके कॉजेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, सो फोर्सफुल अप एंड डाउन मोशन ऑफ फाइल्स इन केनाल, तो देखिए जो जनरल अप एंड डाउन मोशन करते हैं हम उनको रैस्पिंग बोलते हैं, बट जो फोर्सफुल अनडिजायरेबल हम बार बार कर रहे हैं, जो गलत हो रहा है कैनाल के लिए, उसको हम पिस्टनिंग बोलते हैं। अनडिजायरेबल है तो इट इज पिस्टनिंग, इफ इट इज सिंपल अप एंड डाउन इट इज रैस्पिंग। ये एक एंडोडोंटिक टेक्निक होती है रैस्पिंग, हम जानते हैं, ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड क्लीनिंग के लिए यूज की जाती है। वेर इज यही अगर बहुत फोर्सफुल है, अनडिजायरेबल है, इट इज कॉल्ड एज पिस्टनिंग। नाउ इन CPR जो स्टर्नम है उसको किस रेट पे डिप्रेस किया जाता है? सो याद रखिएगा, स्टर्नम को देखिए हमारा जो रेट रहता है इट इज 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट। तो उस हिसाब से विद इन सेकेंड्स देखिए हमें कितना करना है, हमें बी, ऑप्शन बी, 2 इंचेस पर सेकेंड, 2 इंचेस रफली 5 सेंटीमीटर, 2 इंचेस रफली 5 सेंटीमीटर डेप्थ, हमें 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दबाना है, सो दैट हम पूरे मिनट के अंदर 100 कंप्रेशन, 120 कंप्रेशन के रेट तक चले जाएं। नाउ इन पोस्टीरियर मैक्सिला द पॉन्टिक ऑफ चॉइसेस, तो देखिए पॉन्टिक्स की बात आती है तो पोस्टीरियर मैक्सिला में मॉडिफाइड रिज लैप इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि मॉडिफाइड रिच लैप में एस्थेटिक्स भी बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे हैं एंड हाइजीन भी काफी अच्छे से मेंटेन हो रहा है, बिकॉज मॉडिफाइड रिच लैप बस एक ही बक्कल पॉइंट पे थोड़ा सा कांटेक्ट करेगा, तो हाइजीन भी बढ़िया रहेगा एंड एस्थेटिक्स भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। वेयर एज अगर यही क्वेश्चन मैंडिबल के लिए पूछा जाता, वी कुड हैव गॉन फॉर सैनिटरी पॉन्टिक। So sanitary pontic, even though yes, it is very sanitary, but aesthetically it is a downer. That is why we use it in mandible, जिसमें we can afford to compromise with aesthetics.
तो याद रखिएगा, modified ridge lap is the best for posterior maxilla because it is optimal for aesthetics and also for hygiene. Now, largest country in these options in terms of area, तो हम जानते हैं कि जो largest country है, it is actually Russia. But in terms of area, amongst the options, the best answer is Canada. After Russia, this is the second largest country. नाउ जिफी डेंचर क्या रहता है? तो ऑप्शन ए, जिफी डेंचर एक प्रकार का इंटरिम इमीडिएट डेंचर है जो बहुत जल्दी फैब्रिकेट किया जाता है एंड जनरली सिंगल अपॉइंटमेंट के अंदर ही कर दिया जाता है. ये एक्चुअली टेम्पररी या ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल प्लीज पे अटेंशन, ट्रांजिशनल प्रोसेस रहता है. क्यों दे दिया जाता है? जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन, बहुत सारे एक्सट्रैक्शन, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन किए एंड वी नीड टू गिव दैट पेशेंट, वी नीड टू गिव हिम अ रिहैबिलिटेटिंग prosthesis so that they can easily move into that healing. So what we do, we give a jiffy denture जो एक interim transitional हमारा डेंचर रहता है एंड इसको इसीलिए दिया जाता है जिससे पोस्ट एक्सट्रैक्शन वी कैन गिव द पेशेंट सम रिलीफ एंड देन वी follow it with a more definitive denture later. Now for the next question, which muscle opens the glottis? तो देखिए, ग्लॉटिस जो ओपन करने के लिए माने वोकल कॉर्ड्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स में एक ही एबडक्टर होता है एंड दैट इज द पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड मसल. सो दिस इज द सोल एबडक्टर. It is the sole abductor of the vocal cords and it opens the glottis. Whereas जो बाकी muscles हैं, आपके thyroarytenoid, lateral cricoarytenoid, ये relax करते हैं vocal cord को. Cricothyroid we know very well, ये it's the tensor, tense करता है आपके vocal cords को. So याद रखिएगा, the only abductor जो open करेगा आपके vocal cords glottis को, that is posterior cricoarytenoid. ये anatomy का question था. Next, कितने नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थे ड्यूरिंग इंडियन पार्टीशन टाइम? सो अगेन ये एक वैल्यू बेस्ड जीके क्वेश्चन है. इसका आंसर इज 562. ये सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे लेटर दे वर इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन यूनियन एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्टर है. याद रखिएगा 562 इज द आंसर. नाउ एक सिस्टम रहता है ईवा और ईवीए सिस्टम. इसको ईवा प्रोफाइलैक्टिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है या ईवा टिप्स, हमने ये पढ़ा होगा, पेरियो वगैरह में आता है. ये पूछ रहे हैं ये जो सिस्टम है ये कौन से चीज के लिए यूज किया जाता है? क्या ये अल्ट्रासोनिक स्केलिंग या करेक्टिंग ओवरहैंगिंग रेस्टोरेशन मार्जिन्स और क्यूरेटाज? सो लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. सो एज आई सेड ये प्रोफाइलैक्टिक सिस्टम है. ईवा सिस्टम एडजस्ट करता है आपके रेस्टोरेशन के ओवरहैंगिंग मार्जिन को. जितना भी एक्सेसिव रेस्टोरेटिव मटेरियल रहता है ये ईवा सिस्टम में स्पेशल डायमंड कोटेड टिप्स रहते हैं, डायमंड कोटेड टिप्स रहते हैं एंड ये इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली सेफ्टी एंड एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किए जाते हैं. प्रॉक्सिमल सर्फेसिस के लिए, प्रॉक्सिमल सर्फेसिस के लिए ये डिजाइन किए जाते हैं. बेसिकली बिटवीन टीथ हम इनको यूज करेंगे जिससे ये जो आइट्रोजेनिक इरिटेंट्स होते हैं, मतलब हमारे लगाए हुए जो रेस्टोरेटिव मटेरियल है जो शायद थोड़ा एक्सेस चला गया, ज्यादा चला गया, इस ईवा सिस्टम से इनको ओवरहैंगिंग या ओवर कॉन्टूर किया जाता है to remove such overhanging and over contoured margins, specially amalgam and composite restorations के लिए. तो याद रखिएगा ये जो ईवा सिस्टम है दिस इज फॉर प्रॉक्सिमल मार्जिन्स, डायमंड कोटेड टिप्स रहते हैं. प्रॉक्सिमल मार्जिन्स में ओवरहैंगिंग या ओवर कॉन्टूर्ड आपके एमालगम या कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस को हटाने के लिए किया जाता है एंड ओवरऑल पेरियोडोंटल हेल्थ इससे इंक्रीज होती है. नेक्स्ट पूछा गया है कि जो पॉपकॉर्न सेल्स रहते हैं वो किस में दिखते हैं? तो हमें पता है पॉपकॉर्न सेल्स एक प्रकार के रीड स्टर्नबर्ग सेल्स रहते हैं एंड ये हॉजकिंस लिम्फोमा के डायग्नोस्टिक हैं. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, कैन यू सी दैट सर्कल जो हमने एक हेलो बनाया हुआ है, दैट दोज आर टिपिकल ऑफ पॉपकॉर्न सेल्स. ये आपके बेसिकली रीड स्टर्नबर्ग सेल्स के एक वेरिएंट रहते हैं एंड हमें पता है हॉजकिंस लिम्फोमा के 5 टाइप्स होते हैं. उसमें जो नोड्यूलर लिम्फोसाइटिक वेराइटी रहती है, नोड्यूलर लिम्फोसाइटिक वेराइटी, उसमें पॉपकॉर्न सेल्स मिलते हैं. तो दिस इज हाउ दे लुक लाइक हेलो के अराउंड यू कैन सी. ये आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में भी आ सकता है. Now, the next question which they have asked is ऐसा मटेरियल बताइए which is basically used to cover calcium hydroxide under, I'm so sorry, which is used to cover calcium hydroxide under amalgam restorations. Now,
हो सकता है कि यू मे हैव सीन in various journals the answer being composite, but I'll tell you the actual answer should be resin modified GI. Now ये जो रेजन मॉडिफाइड जीआईसी रहता है ये क्या करता है, देखिए जो पतली हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर है एमालगम रेस्टोरेशन के अंडर, उसको कवर करने के लिए आरएमजीआई इज द बेस्ट. नाउ व्हाई इज दैट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर जो हमें पता है बहुत थिन होते हैं, ये लोग बहुत सॉल्युबल होते हैं, एंड क्योंकि इतने ज्यादा सॉल्युबल होते हैं दे टेंड टू डिजोल्व अवे और सॉफ्टन अवे अंडर द डेंटल रेस्टोरेशन. तो जैसे आपने एमालगम लगाया है एंड आपने सीधा डायरेक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा देंगे तो ये इवेंचुअली पूरा डिजोल्व अवे हो जाएगा ड्यू टू माइक्रो लीकेज, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खुद में एक बहुत सॉल्युबल है ओरल फ्लूइड में. नाउ अगर हम आर एम जी आई यूज करेंगे, दिस शुड बी द बेस्ट मटेरियल फॉर दिस पर्पस. क्यों? क्योंकि क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर कुछ ऐसा मटेरियल लगाए जो बेसिकली माइक्रो लीकेज ना हो, जो हमारी जो चीफ जो हमारी रेस्टोरेटिव मटेरियल है एमालगम है उसके अंडर अगर हम आर एम जी आई लगाएंगे बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड द चीफ रेस्टोरेटिव मटेरियल, तो क्या रहेगा, आर एम जी आई से एक्सेलेंट सील रहती है, सॉल्युबिलिटी आरएमजीआई की काफी कम है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत बढ़िया है एंड इट कैन बॉन्ड टू द टूथ स्ट्रक्चर एंड एज वेल एज ओवरलाइंग. अगर कॉम्पोजिट है या आप एमालगम रेस्टोरेशन यूज कर रहे हैं उसके साथ भी आरएमजीआई का बॉन्ड बहुत बढ़िया बनता है. दस जो नीचे की जो पतली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेयर है ये इसको ओरल एनवायरमेंट से बचाएगा एंड डिग्रेड होने से रोकेगा. तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर के ऊपर बेस्ट इज आरएमजीआई एंड उसके ऊपर जो भी आपका चीफ रेस्टोरेटिव मटेरियल है विद एमालगम और कॉम्पोजिट कैन वर्क. याद रखिएगा एक्सेलेंट सील देता है, 3D सील देता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बढ़िया है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है एंड खुद में सॉल्युबिलिटी लेस है. और यही हमें चाहिए क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा है. नाउ ल्यूकीमियाज आर मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स ऑफ, तो याद रखिएगा ल्यूकीमियाज बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी के प्रिकर्सर सेल्स से राइज होते हैं. ये जो हमारे स्टेम सेल्स के हेमोपोइटिक सेल्स हैं उसके ट्यूमर वेरिएंट्स रहते हैं एंड क्या रहता है, एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल काउंट बढ़ जाती है, एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज. नाउ कंडेंसिंग ऑस्टाइटिस फ्रीक्वेंटली इज सीन इन, तो कंडेंसिंग ऑस्टाइटिस एक हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन रहता है जनरली मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर्स में. क्या रहता है, अगर बहुत टाइम के लिए क्रॉनिक पेरियपाइकल इन्फेक्शन है एंड इसको ठीक नहीं किया जा रहा है, काफी टाइम से रहा, तो हमारी बॉडी एज एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ड्यू टू दिस क्रॉनिक इरिटेशन कंडेंसिंग ऑस्टाइटिस कर देती है, रेडियो ओपेसिटी वहां पे बना देती है. सो दिस इज बॉडीज प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू द कॉन्स्टेंट इरिटेशन दैट वॉज योर पेरियपाइकल इन्फेक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि इन्फेक्शन इन द डेंजर एरिया ऑफ फेस, डेंजर एरिया ऑफ फेस यहां पे रहता है, हमें पता है रेट्रोग्रेड इन्फेक्शन रह के कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है. तो याद रखिएगा ये हमारी जो फेशियल वेन्स होती हैं रेट्रोग्रेड, इनसे इन्फेक्शन नाइडस ट्रेवल कर सकता है एंड सीएसटी कैवर्नस साइनस का थ्रोम्बोसिस कर सकता है जो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन रहती है. कैवर्नस साइनस के आसपास बहुत सारी नर्व्स के कनेक्शन रहते हैं फ्रॉम योर एब्ड्यूसेंस कैनाल, फ्रॉम योर एब्ड्यूसेंस नर्व इन डोरेलुस कैनाल टू फिफ्थ नर्व की ऑप्थैल्मिक मैक्सिलरी ब्रांचेस, ऑल्सो मैंडिबुलर ब्रांच इन द डाउन लोअर, also of course the trochlear and the oculomotor nerve all can be compromised due to cavernous sinus thrombosis. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन आफ्टर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन, जैसे इम्यूनाइजेशन की गई तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे पहले प्राइमरीली कौन सा राइज करेगा, तो इसका आंसर इज आईजीएम. नो आईजीएम याद रखिएगा फर्स्ट एंटीबॉडी रहती है जो प्रोड्यूस होती है हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम से एंड ये जो भी न्यू एंटीजन एक्सपोजर हुआ सबसे पहले आईजीएम रिलीज होता है. नाउ आईजीएम जो रहता है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड एंटीबॉडी रहती है, उसके बाद इट इज परमानेंटली रिप्लेस्ड बाय द लॉन्ग लिविंग बॉडी आईजीजी. तो याद रखिएगा अगर प्राइमरीली आपसे पूछ रहा है तो इट इज ऑलवेज आईजीएम जो फर्स्ट एंटीजन एक्सपोजर के बाद रिलीज होगा, बट लेटर इट विल बी रिप्लेस्ड बाय आईजीजी एंड हम जानते हैं आईजीजी की मात्रा अमंग्स द एंटीबॉडी सबसे मैक्सिमम रहती है. मॉइस्चर कंटेमिनेशन ऑफ एमालगम विल लीड टू डिलेड एक्सपेंशन, ये भी हम काफी पढ़ते आ रहे हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अनरिएक्टेड मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करने के कारण एक्सपेंशन हो जाता है. अगेन ये भी थर्ड डे आफ्टर रेस्टोरेशन जनरली प्रिडिक्ट करता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है.
मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ मैंगो फॉर एक्सपोर्ट इज द फेमस अल्फांसो मैंगो। इसको किंग ऑफ मैंगोज बोला जाता है। सुपीरियर टेस्ट एंड टेक्सचर रहता है, शेल्फ लाइफ एंड अपीयरेंस भी बढ़िया रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि पिच फोक एनालिसिस किसने दिया था, तो ये भी एक बहुत फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। 1986 में जॉन्स्टन नाम के साइंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट ने दिया था। ये एक एनालिसिस, ऑर्थोडोंटिक एनालिसिस टूल है एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आपका जो गनिंग स्प्लिंट्स है वो क्यों यूज होते हैं, तो देखिए गनिंग स्प्लिंट हम लोग ये ओरल सर्जरी में पढ़ते आ रहे हैं। गनिंग स्प्लिंट्स जो रहते हैं ये कस्टम डेंटल डिवाइसेस रहते हैं, कस्टमाइज्ड रहते हैं, बनाए जाते हैं। मॉडिफाइड डेंचर्स रहते हैं, बेसिकली कुछ नहीं है, ये मॉडिफाइड डेंचर्स है जिनमें बाइट ब्लॉक्स भी होंगे। एंड ये क्यों बनाए जाते हैं, जब हमें क्लोज रिडक्शन करना है ऑफ फ्रैक्चर्ड ईडेंचुलस जॉज। ईडेंचुलस माने टूथलेस जॉज। इन नेक्स्ट फोटो आप देख सकते हैं, ये गनिंग स्प्लिंट के टिपिकल वेरिएंट कुछ इस प्रकार रखते हैं। कस्टम डेंटल डिवाइसेस हैं ये, याद रखिएगा, बेसिकली मॉडिफाइड डेंचर्स है जिसमें बाइट ब्लॉक्स रहते हैं। एंड जो आपका टूथलेस जो आपका डेंचर है, ई डेंचुलस डेंचर है, उसमें ये यूज किया जाता है। क्योंकि ओपन सर्जरी जो रहती है, ओपन रिडक्शन का रिस्क शायद ज्यादा है, तो क्लोज रिडक्शन के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है स्टेबलाइजेशन लाने के लिए। दे विल स्टेबलाइज योर ब्रोकन जॉज एंड दे विल होल्ड देम इन प्रॉपर अलाइनमेंट, क्योंकि इतना इडेंचुलस जॉज में बोन लॉस भी हो चुका होता है। दे विल होल्ड देम इन प्रॉपर अलाइनमेंट, जिससे इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन, दिस इज शोन एज इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन, कैन देन इजिली बी डन विद वायर्स और इलास्टिक बैंड्स। और ये एक बार आईएमएफ इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन हो जाएगा तो हीलिंग भी हमारी बढ़िया रह जाएगी। इसमें जनरली आप एक देख सकते हैं, एक चैनल भी दिया जाता है टू अलाउ फॉर फीडिंग, तो स्टेबलाइजेशन के लिए है, मैंडिबुलर सर्जरी में एड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि थिकनेस ऑफ स्पेसर वैक्स कितनी रहती है, थिकनेस ऑफ स्पेसर वैक्स इन स्पेशल ट्रे। तो स्पेशल ट्रे हमें पता है, हम जनरली फाइनल इंप्रेशन के लिए वो करते हैं। एंड याद रखिएगा स्पेसर वैक्स थिकनेस जनरली इसका आंसर हमने 1 mm दिया हुआ है। स्पेसर वैक्स थिकनेस 1 to 2 mm रहनी चाहिए है फॉर जनरल यूज, 1 to 2 mm फॉर जनरल यूज। बट लेट्स से अगर बहुत फ्लैबी रिज है, बहुत ज्यादा फ्लैबी रिज है, या अगर आपने फाइनल इंप्रेशन के लिए इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड माने एल्जिनेट अगर आपने फाइनल इंप्रेशन के लिए यूज किया है, तो उन केसेस में आपको स्पेसर वैक्स 3 mm देनी पड़ेगी। याद रखिएगा आंसर विल चेंज अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यू आर यूजिंग। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल, जिसको ज्यादातर यूज किया जाता है सीडी के लिए, फाइनल इंप्रेशन के लिए, हम उसमें स्पेसर वैक्स इवन इफ यू पुट जस्ट 0.5 mm इट विल वर्क। यही जनरल अगर आप आंसर करना चाहें 1 mm इज अ सेफ आंसर, 1 to 2 mm इज जनरली एक्सेप्टेबल। बट अगर आप बाय चांस हाइड्रोकोलाइड, इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड एल्जिनेट यूज कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा आपकी रिज, क्वेश्चन में लिखा गया है कि फ्लैबी रिज है, तब यही स्पेसर वैक्स आप 0.5 1 mm नहीं बोलेंगे, आप 3 mm बोलेंगे। ये क्यों जरूरी है, बिकॉज इट विल अलाउ यूनिफॉर्म इंप्रेशन थिकनेस एंड स्टैंडर्ड डेंचर प्रोस्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट के लिए ये गाइडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन वैल्यूज को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट ऐसा मटेरियल बताइए जो स्मार्ट मटेरियल है, तो इन सब में जो ऑप्शन ए है, एसीपी, एमोर्फस कैल्शियम फॉस्फेट, एसीपी को स्मार्ट मटेरियल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि एसीपी के पास एक क्वालिटी होती है जिसमें वो बोथ फॉस्फेट एंड कैल्शियम आयंस कॉन्स्टेंटली रिलीज कर सकता है, एंड इससे रिमिनरलाइजेशन रादर और प्रमोट रहता है। जो बाकी जो आपके पैकेबल कंपोजिट, फ्लोएबल कंपोजिट, दे डोंट possess these properties. PCP also is not that potent as your ACP is, because जो remineralization हम चाहते हैं ACP बहुत अच्छे से आयंस रिलीज करेगा। ऑप्टिमल ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन पैरामीटर्स हम सब जानते हैं, दिस इज 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स विद 15 पाउंड्स प्रेशर। ये ऑप्शन डी में दिया गया था, ये बहुत वाइडली यूज्ड स्टेरिलाइजेशन मटेरियल है। एट टाइम्स द अदर टेम्परेचर एक्सेप्टेबल इज ऑल्सो 134 डिग्री सेल्सियस 3 मिनट के लिए, एंड ये डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ऑटोक्लेव के लिए सबसे बढ़िया रहता है।
नाउ एक जीके का क्वेश्चन है कि इन द फिल्म मणिकर्णिका जो 2019 में आई थी, रानी लक्ष्मीबाई का रोल किसने प्ले किया था? तो दिस वाज प्लेड बाय कंगना रनौत एंड ये एक बायोग्राफिकल फिल्म है, अगेन 2019 में आई थी। तो सिंस ये 2019 का पेपर है, अभी आप 2025 में प्लीज देखिएगा, स्पेसिफिकली अगेन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड कोई फिल्म थी और एनी नेशनल वॉर हीरो फिल्म। सो प्लीज बी माइंडफुल अबाउट हु प्लेड, अगेन दिस कैन बी अ जीके क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। ओके, अ वुमन हु हैज मैंगोज जिसमें 13% बैड चले गए हैं। तो लेट्स से हमारे टोटल मैंगोज है एक्स एंड 13% आपके मैंगोज जो हैं वो बुरे हो गए हैं। शी गिव्स द रिमाइंडर टू चैरिटी एंड हैज 261 लेफ्ट। तो देखिए, अगर आपका एक्स वैल्यू थे, 13% ऑफ एक्स तो बुरे हो गए हैं तो वो फेंकने पड़े। जो जो बाकी जो परसेंटेज जो थे 87%, उनने वो चैरिटी को दे दिए एंड तब भी शी हैड 261 लेफ्ट। तो अगर आप देखेंगे, out of all the options, the best one suiting for this according to the calculations जो आप करेंगे, you will see that total mangoes turned out to be 1200। उसमें से 13% बुरे जो हो गए थे, those were 156। good mangoes जो 87% आपका बचा था was 1044 एंड उसमें से याद रखिएगा, आई एम सो सॉरी दिस वाज कवर्ड अप, शी हैड गिवन 75% ऑफ द मैंगोज शी हैड गिवन अवे। तो याद रखिएगा 87% में से 75% शी गेव अवे, और जो तकरीबन जो 12% उनके पास बचा था, वो 12% में बस 261 थे। तो आप इसको निकालेंगे वो 12% को देके, दैट गिवन अवे 75% था विच वॉज 783, एंड जितने लेफ्ट थे, जो 12% आपके लेफ्ट हो रहे थे, दोज वर 261 इन नेचर। देयरफॉर इट वॉज कंक्लूडिंग दैट योर एक्स वैल्यू वॉज 1200। नाउ द ब्रिसल साइज ऑफ द अडल्ट टूथब्रश शुड बी। तो अडल्ट टूथब्रश हम जानते हैं उसका मीडियम से थोड़ा सा सॉफ्ट, नेवर दैट हार्ड ब्रिसल साइज होना चाहिए, एंड इस रेंज में हमारा ऑप्शन ए, दैट इज 0.007 से 0.015 इंच इज द बेस्ट। ये एक्चुअली मीडियम ब्रिसल रेंज में फॉल करता है एंड ये बेसिकली क्लीनिंग के लिए सबसे बढ़िया है विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा टू माइक्रोग्लोब्यूलिन इज अ मार्कर फॉर। तो ये जो बीटा टू माइक्रोग्लोब्यूलिन रहता है, ये मल्टीपल माइलोमा, ऑप्शन ए मल्टीपल माइलोमा का मार्कर है। ये एक्चुअली बताता है कि मल्टीपल माइलोमा का ट्यूमर बर्डन कैसे रहेगा एंड प्रोग्नोसिस भी आगे कैसा रहेगा, एंड ये मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स में एलिवेट हो जाता है। तो याद रखिएगा, बीटा टू माइक्रोग्लोब्यूलिन इज स्टैंडर्ड फॉर मल्टीपल माइलोमा। नेक्स्ट, विच डेंटल सीमेंट रिलीजेस फ्लोराइड। तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, सी पॉलीकार्बोक्सिलेट एडहेयर करता है, टूथ से एडहेशन है उनका जीआईसी के साथ साथ, बट पॉलीकार्बोक्सिलेट इज नॉट एबल टू रिलीज दैट मच फ्लोराइड। अगर आप ऑप्शन डी देखेंगे, जिंक सिलिकोफॉस्फेट, इसके अलावा जो जीआईसी, ये दो जो सीमेंट्स रहते हैं, दे बोथ कैन रिलीज फ्लोराइड, एंड ये फ्लोराइड रिलीज होने से सेकेंडरी केरीज का चांस बहुत कम हो जाता है एंड नेचुरल एडिशनल एंटी केरियोजेनिक बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नोकेन प्रोड्यूसेस इज एंटी एरिथमिक इफेक्ट बाय। तो लिग्नोकेन हमें ये भी पता है दैट नॉट जस्ट इन योर नर्व मैकेनिक्स, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी एरिथमिक ड्रग। अगर आपको याद होगा 1B क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स में लिग्नोकेन भी आता है। तो लिग्नोकेन कैसे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, इट इज ऑलवेज बिकॉज ये कार्डियक एक्साइटेबिलिटी को कम करता है, डिक्रीजेस कार्डियक एक्साइटेबिलिटी। क्यों? क्योंकि लिग्नोकेन अगेन सेम काम करता है व्हाट इट डिड इन द नर्व्स, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, इससे डीपोलराइजेशन रेट कम हो जाता है, एंड दैट इज हाउ इवेंचुअली आपकी जो कार्डियक मेम्ब्रेन्स हैं दे विल गेट स्टेबलाइज्ड। तो याद रखिएगा, जो ज्यादा एरिदीमिया हो रहा था, लिग्नोकेन सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, डीपोलराइजेशन जो इतना बार बार जो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट विल रियली स्लो डाउन, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, एंड बेसिकली ओवरऑल जो आपकी कार्डियक एक्साइटेबिलिटी कम करेगा, एंड दैट इज व्हाट लिटरली वी वांट कि एरिदीमिया में आपकी जो हाइपर एक्साइटेबिलिटी चल रही है हार्ट के मसल्स में, वो कम हो जाए। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मैंडिबल फ्रैक्चर। तो देखिए, काफी बुक्स में एंगल भी लिखा जाता है, बट नाउ अडेज डेफिनेटली वी विल गो फॉर कॉन्डाइल, एंड दैट टू कॉन्डाइल का नेक, कॉन्डाइलर नेक एक ऐसा पॉइंट रहता है जिसमें सडन एंगल चेंज रहता है, बहुत पतला होता है, एंड ये डायरेक्ट फ्रैक्चर नहीं बट इनडायरेक्ट फ्रैक्चर। लेट्स से सिम्फाइसिस, डैशबोर्ड इंजरी हुई, कार में सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई, चिन में जब चोट लगेगी, तो इनडायरेक्टली आपका कॉन्डाइलर नेक भी
टूट सकता है. सो कॉन्डाइलर नेक इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर साइट. 30 to 40% of mandibular fractures are now implicated under condylar neck fractures. क्योंकि ये जो नैरो isthmus neck होता है ये बहुत नैरो होता है, एंगल चेंज होता है, एंड एज आई सेड डायरेक्ट नहीं बट ये इनडायरेक्ट फ्रैक्चर विच कैन बी एसोसिएटेड विद सिम्फाइसिस फ्रैक्चर, बॉडी फ्रैक्चर, उसके साथ भी कॉन्डाइलर नेक का फ्रैक्चर होने की संभावना काफी ज्यादा है. इसमें एक कोरोनॉइड फ्रैक्चर भी लिखा गया है हेड एंड नेक. तो कोरोनॉइड में बता दूं, कोरोनॉइड फ्रैक्चर जनरली इज द लीस्ट कॉमन फ्रैक्चर. कॉन्डाइल आपका मोस्ट कॉमन है, उसके बाद एंगल रहता है, फिर आपका कोरोनॉइड आता है. कोरोनॉइड इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय योर ZM zygomatic arch, that's why coronoid gets spared, but condylar neck has to be the weakest part there is. Now अकॉर्डिंग टू साइमन्स लॉ ऑफ कैनाइन, जो ऑर्बिटल प्लेन है वो कहाँ से पास करती है, तो ये ऑर्थो में आपने डायग्राम देखा होगा स्टैंडर्ड बुक्स में. बेसिकली मैक्सिलरी कैनाइन के डिस्टली ये प्लेन जाती है. ये बेसिकली अगेन ये जो साइमन्स लॉ है पूरे सेफेलोमेट्रिक्स में देर अगेन यूज्ड टू डू गुड ट्रीटमेंट प्लानिंग, एंड ये ऑर्थोडोंटिक प्रिंसिपल फॉलो करता है. व्हेन वी आर नॉट एबल टू फॉलो एंगल्स क्लासिफिकेशन हम साइमन्स लॉस को लेके आते हैं. याद रखिएगा इट पासिस, ये जो साइमन की जो लाइन जो थी आपकी साइमन्स लॉ ऑफ कैनाइन जो थी वो ये बोलती है कि मैक्सिलरी कैनाइन के डिस्टली ये लाइन जाती है. ओके ऐसा टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में जो सिलिकेट सीमेंट्स के लिए यूज किया जाता है. सिलिकेट सीमेंट्स को मिक्स करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो देखिए सिलिकेट सीमेंट्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा एसिडिक रहते हैं, दे वेरी एसिडिक इन नेचर. सो व्हाट वी वांट, वी विल हैव अ वेरी कूल स्लाइड, वी वांट अ वेरी कूल स्लाइड. एंड क्यों, जैसे हम ये चाहते हैं जो एक्सोथर्मिक की जो एसिडिक रिएक्शन है बहुत आराम से हो. कूल स्लैब से हमें ये भी पता है सेटिंग टाइम हम कंट्रोल करेंगे, सेटिंग रिएक्शन आराम से होगा, एंड वर्किंग टाइम भी हमारा लंबा हो जाएगा. याद रखिएगा कभी भी कूल स्लैब में आप सीमेंट मिक्स करेंगे इट्स ऑलवेज बेटर, you will have good adequate working time, and as I said it's a very exothermic acidic reaction रहता है, तो we want to cool it off. Generally 13 से 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा अगर आपसे कोई डिग्री सेल्सियस में पूछेगा. बट यही आंसर याद रखिएगा, अगर आपसे डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है देन योर बेस्ट आंसर हेयर वुड बी इट इज 65 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड याद रखिएगा 13 to 16 समवेयर अराउंड दैट, या 15 डिग्री सेल्सियस आप एवरेज में लेके चल सकते हैं. एक्सोथर्मिक सेटिंग रिएक्शन को कम करना है, हमें कंट्रोल करना है, और वर्किंग टाइम हमें एडिक्वेट चाहिए. तो याद रखिएगा मिक्सिंग स्लैब को कूल रखना बेस्ट है. तो लोअर टेम्परेचर तभी कूल एंड ड्राई स्लैब में हम मिक्स करेंगे जिससे ये हीट जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो हीट जो है आराम से डिसिपेट हो जाए, एंड हमें एम्पल सेटिंग टाइम एंड वर्किंग टाइम मिल जाए, मैन्युपुलेशन ऑफ मटेरियल भी अच्छे से हो जाए. नाउ पंचायती राज को इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था, तो याद रखिएगा 1959 में पंचायती राज स्टार्ट किया था, एंड इट वाज राजस्थान विच वाज द फर्स्ट स्टेट जहां पे ये इंप्लीमेंट हुआ था सिस्टम. राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में ये इंप्लीमेंट हुआ था, एंड ये बहुत की स्टेप था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, एंड ये महात्मा गांधी की विजन थी. तो याद रखिएगा फर्स्ट इन राजस्थान देन इन AP आंध्र प्रदेश. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो पॉलिसी थी इंडिया में कौन से ईयर में एबॉलिश की गई थी, तो दिस वाज एबॉलिश्ड इन 1991. एंड इससे एबॉलिश होने से क्या हुआ, तीन चीजें हुई, लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन अलाउड हुआ, एंड ग्लोबलाइजेशन भी अलाउड हो गया. इट एंडेड द स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉर ग्रोथ, एंड बेसिकली दिस अलाउड कि प्राइवेट सेक्टर में अब प्रोडक्शन भी हो सकता था, वरना इसके अंडर ओनली गवर्नमेंट कुड प्रोड्यूस. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएंट. नाउ ये पूछा जा रहा है कि इंट्रा एनामल डेप्थ प्रिपरेशन, जब आप पोर्सिलिन का लैमिनेट वेनियर बनाएंगे, पोर्सिलिन का लैमिनेट वेनियर बनाएंगे तो इंट्रा एनामल डेप्थ आपकी कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा इट शुड बी 0.5 mm. मिनिमल रिडक्शन क्यों किया जाता है, जस्ट वाई 0.5 mm, वाई नॉट 0.75 और मोर देन दैट. सो देखिए हम चाहते हैं एनामल को कम से कम निकालना, क्योंकि मिनिमल रिडक्शन क्या करेगा, जितना हम कम रिड्यूस करेंगे सामने उतना एनामल हमारा बचे रहेगा, एंड एनामल बचा रहेगा तो लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑब्वियसली रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा. देखिए अगर हम यही डीपर कट करेंगे तो हम जानते हैं डेंटिन की बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि डेंटिन में बेसिकली बहुत ज्यादा हाइड्रोफिलिसिटी रहती है,
सो डीपर प्रिपरेशन से क्या होगा, डीप प्रिपरेशन आप ज्यादा डिच कट्स देंगे तो डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा, हाइड्रोफिलिसिटी आ जाएगी, बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एक्चुअली लेबियल सरफेस पे बोला जाता है कि सर्वाइकली, ऊपर ऊपर दांत के सर्वाइकली जो है, उधर तो बस 0.3 mm रखिएगा, वहां पे हम जानते हैं ऑलरेडी एनामल आपका थोड़ा थिनर रहता है, एंड लेबियली आप 0.5 mm रखेंगे। सो इससे ज्यादा मिडिल, मतलब बेसिकली मिडल्स एंड इंसाइजल थर्ड्स में आप 0.5 mm रिडक्शन करेंगे, सर्वाइकली आप जस्ट 0.3 mm रिडक्शन करेंगे, बिकॉज वी वांट टू protect our enamel. Next, second last question is probing depth of clinically normal gingival sulcus. ये हम जानते हैं 2 से 3 mm रहता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यही 3 एंड बियॉन्ड चले जाता है, 5 mm, 3 to 5 mm चले जाता है, माने अर्ली पेरियोडोंटाइटिस इज सेटिंग इन। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, the purpose of prophylactic antibiotics is to prevent colonization of bacteria in। तो देखिए भाई, क्यों हम प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, हम क्यों देते हैं, क्योंकि जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एंडोकार्डाइटिस का रिस्क हो सकता है, वी वांट टू रिड्यूस द बैक्टीरियल लोड इन द ब्लड स्ट्रीम। स्पेसिफिकली जब हम कुछ इन्वेजिव ओरल सर्जरी या डेंटल कुछ हम ऐसा प्रोसीजर्स करने वाले जिसमें इन्वेजन हो, जिसमें ब्लड आपका बेसिकली ब्लड वर्क हो, तो ट्रू बेसिकली व्हाट डू वी वांट, हम चाहते हैं कि ये बैक्टीरियल लोड को हम रिड्यूस करें इन्वेसिव प्रोसीजर्स के लिए। बैक्टीरियल लोड एंड आपका ब्लड स्ट्रीम में पहले ही रिड्यूस हो जाए to a level unlikely to cause an infection in the heart lining or in the walls in susceptible areas। तो क्या रहता है, कुछ लोगों की हिस्ट्री होती है, जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज, कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या कार्डियक वॉल्व एनोमलीज या प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व्स लगाए हैं, तो इन लोगों के हार्ट ऑलरेडी ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन रहते हैं। यही अगर ड्यूरिंग एनी डेंटल प्रोसीजर अगर बैक्टीरिया हमसे रिलीज हो गया, ये जो इनके जो ऑलरेडी वीक वॉल्स थे, वीक जो उनकी हार्ट की लाइनिंग थी, वहां पे जाके अगर ये बैक्टीरियल वेजिटेशन कॉलोनाइज करेगी, ड्यू टू आइट्रोजेनिक फॉल्ट क्या होगा, आपका एंडोकार्डाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के चांसेस, एंडोकार्डाइटिस योर हार्ट में अंदर की लाइनिंग में आपका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा ड्यू टू बैक्टीरियल वेजिटेशन ग्रोथ। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉल्यूम इन द ब्लड स्ट्रीम, हम पहले से ही प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स सेफली देते हैं। इसका पूरा एक चार्ट होता है। सो इन दिस सिचुएशन, if all of the above were not there, you should have chosen rheumatic heart disease. But if all the options are there, you can go for all, because yes, more or so in all these cases and diseases, bacterial antibiotic prophylaxis is definitely indicated. And with this, we are done with the complete exam discussion. Hope you all took some good messages from it. Thank you so much and have a great day. All the best. We are always available here at Dental Desk for doubts. Thank you.